क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 3 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज और जो है इसी का यूपीएससी का ईपीएफओ और बाकी जो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के लिए जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, ठीक, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, स्विट्जरलैंड की तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी संबंधी नीति क्या है, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, ठीक, टेक्निकल जो एजुकेशन होती है इंजीनियरिंग और ये सब की जो है उसमें गुणवत्ता आ सके तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोग्राम रखा गया था अब इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड समझेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन 2013 में आया था, अब क्या बात हो रही है, कैसे क्या संशोधन करने की बात कही है, किसने कही है, ये सब समझेंगे। और हमारे जो आज के इंपॉर्टेंट डे हैं वो क्या है, 3 मार्च को क्या होता है, विश्व 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 समझना वन्य जीव दिवस, ठीक, वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और दूसरा है वर्ल्ड हेयरिंग डे यानी कि श्रवण दिवस। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जेंटल रिमाइंडर कि ईपीएफओ 2020 का 9 मार्च से और यूपीएससी 2021 का 12 मार्च से हमारे कंप्लीट पेड ग्रुप चालू होने वाले हैं। आप लोग को अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग 8564880530 और 9696066089 पे जो है आप लोग कॉल करके जो है एडमिशन ले सकते हैं। देखिए पहला हमारा जो आज का टॉपिक है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, ठीक, शहरी नवाचार सूचकांक। अब ये किसने, संदर्भ समझ लेते हैं, कॉन्टेक्ट जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इन्होंने, इनके जो सचिव हैं उन्होंने जो है ऑनलाइन कार्यक्रम में ये शहरी नवाचार सूचकांक का विमोचन किया है, ठीक, लॉन्च किया है। अब ये क्या है ये समझ लेते हैं। देखो नाम में ही है सारी चीज़ें, बस तोड़ तोड़ के मीनिंग को समझो वर्ड्स का और फिर उसका जो है पूरे उसका समझ लो। मतलब एक तो ये इंडेक्स है, सूचकांक है, तो ये क्या बताना चाहता है कि अलग अलग सिटी में कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के वहाँ के यूनिक यूनिक जो सॉल्यूशंस हैं उनके लिए एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यूनिक सॉल्यूशंस यानी इनोवेटिव सॉल्यूशन, नवाचार वाले सॉल्यूशन। और अलग अलग जगह यार, अलग अलग इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग जगह की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग शहर की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन सभी प्रॉब्लम में जो है एक यूनिक जो है सोल्यूशन भी होता है, उस सब सोल्यूशन को यहाँ पे लाना है और जो है उनका जो है उसको अच्छे से उस यूनिक सोल्यूशन को आगे बढ़ाना है और वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सोसाइटी उस सिटी की, ठीक, गुणवत्ता जो है जीवन में उसको बढ़ाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है, सुगमता को बढ़ाना है, ठीक, ये पूरी चीज़ है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे देखिए शहरी नवाचार सूचकांक शहरों में बढ़ती चुनौतियों के लिए नवीन समाधान तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर शहरों के साथ नवाचारकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंपल सी ये चीज़ है, इसी को कई बार उन्होंने अलग अलग तरीके से कहा है, मजबूत पारदर्शी और उपयोगकर्ता केंद्रित प्रक्रिया के माध्यम से समाधानों की खोज किया जाएगी। वही सोल्यूशन ढूंढना है, उनकी खोज करो, डिज़ाइन करो, सत्यापन करो उनका, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और आगे बढ़ाओ। मतलब किसी तरीके से सोल्यूशन को जो है बढ़ाकर प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, ठीक है। और इसके प्लेटफॉर्म पे जो है 400 स्टार्टअप है, स्टार्टअप जो है अपनी वो बताएंगे और 100 स्मार्ट सिटी हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक, स्मार्ट सिटी पे जो है आपकी सोल्यूशन बताए जाएंगे। 150 चैलेंज है आपका, 215 सोल्यूशन जब लॉन्च किया गया तभी दे दिए गए थे। और ड्यू टाइम में क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाएगा, ठीक, कारोबारी सुगमता में भी खासा सुधार होगा। ओपन इनोवेशन है, मतलब सभी लोग आके जो है यहाँ पे अपना दे सकते हैं आइडिया। ऐसा नहीं है कि किसी चिन्हित और या फिर जो भी चयनित है उन्हीं लोग से पूछाएगा, कोई भी आएगा, ठीक। फ्लो ऑफ आइडियाज ऐसा होना चाहिए, आउटसाइड इन इनसाइड आउट, ठीक, मतलब ये डब्बा है इसके अंदर आउटसाइड से इन इनसाइड आउट। और आपका लैब टू रियल इन्वायरमेंट चलेगा, ठीक है, मतलब जो भी आए आइडिया वो प्रैक्टिकली जो है हमें एप्लीकेबल उसको लागू करना है। इसका महत्व क्या है, ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम है और फॉस्टरिंग इनोवेटिव प्रैक्टिसेस होने चाहिए आपका सिटीज़ में। मतलब कुल मिला के नवाचार का यूज़ करो, नए नए सोल्यूशन लाओ, प्रॉब्लम्स जो हैं वहाँ की उनको ख़त्म करो, ठीक। और ये मतलब डिज़ाइन टेस्ट डिलीवर वाली उस पर चलेगा सोल्यूशन पे, कि पहले डिज़ाइन करो उसको, फिर टेस्टिंग करो और फिर आखिरी में फिर उसको डिलीवर करके लागू करो, ठीक। इसी को कई बार उन्होंने अलग तरीके से कहा है, मेंस में काफ़ी आप इसको लिख सकते हो बढ़िया से। प्रीलिम्स के अनुसार क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है और मेन चीज़ इसमें क्या है, बस प्रीलिम्स में से इतना पूछता है, ठीक। जो आत्मनिर्भर भारत है उसका भी एक कंपोनेंट इसको माना जाता है। और सेल्फ रिलायंट वाली बात है, अपना जो है सेल्फ रिलायंट, एनेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द
नीड्स ऑफ एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन। नागरिकों की उनकी जो ज़रूरतें हैं और उनको जो सेवाएं प्रदान करनी चाहिए उससे संबंधित है ये चीज़। ठीक। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव महोत्सव अब जो 2021 में हो रहा है उसका थर्ड एंड फाइनल एडिशन अभी खत्म हो गया है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये 11वां एडिशन था, 2015 से चालू हुआ है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इसमें जो समझने वाली देखने वाली बात है पहले बता देता हूँ। देखो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करती है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। लेकिन जो ये किसके अंतर्गत आता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के सबको पता है कि कल्चर संबंधित है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये सब करा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले क्या बोलते थे, MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते थे, अब इसको एजुकेशन बोलते हैं। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत आता है, फिर से बता रहा हूँ। और जो इस स्कीम के ऊपर के अंदर जो है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करती है। समझ में आ गई पूरी बात। 27-28 फरवरी को ये अभी वेस्ट बंगाल में इस साल हुआ है। मेन काम इनका यही है कि आपका जो है एक जगह का लोकल जो भी कल्चर है वो दूसरे जगह भी जाए, दूसरे लोग आए यहाँ पे आए, यहाँ से जाए, एक जगह जाए, सब जगह जो है मतलब जो कल्चर है हमारा संस्कृति है उसका जो है विस्तार हो, सब लोग एक दूसरे के बारे में जाने और भारत की अखंडता और संप्रभुता जो है बढ़े, टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, जो सांस्कृतिक जो इंटीग्रिटी है, सब जगह जो है इसको बढ़ावा मिले, ये वाली चीज़ है। सिर्फ हम उसको, और ऐसा नहीं है कि हम खाली उसको पिक्चरों में, वीडियो में और इन सब में देखें, बल्कि हम खुद जाकर भारत की जो मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली चीज़ है उसको एहसास करें, संस्कृति को देखें, हम लोग बहुत महान हैं ये चीज़ समझें। तो कई बार मैंने देखा है कि लोग कहते हैं अरे मैं तो वहाँ गया और मुझे वहाँ जाके ऐसा लगा जैसे मैं भारत में ही नहीं हूँ। यार ये क्या मतलब है? मतलब भारत को आप क्या समझते हो यार, कि भारत लोग फॉरेनर्स जो है पूरे 2-2 1-1 साल पड़े रहते हैं यहाँ पे, उनको इतना अच्छा लगता है। और आप क्या, ये एक मेंटेलिटी है जो मतलब हमारे नसों में घुस गई है कि भारत कोई अगर चीज़ है तो वो खराब है। ऐसा नहीं है यार, ठीक है ना। ये जो कॉलोनियल हैंगओवर है इसको भूल जाओ, हम लोग बहुत बेहतर हैं उनसे, ठीक है ना। हम लोग रेस में भी, दिमाग से भी, हम पूरी दुनिया के सबसे बड़े गूगल, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, सब लोग, सारी बड़ी बड़ी IT फर्म्स हम चला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझना जरूरी है। वी आर ग्रेट, हमें प्राउड फील होना चाहिए। हाँ, कंपैरिजन जहाँ पे होना चाहिए हो, लेकिन हमें ये नहीं है कि पहले ही हम जो हार के चलें। वैसे मैं आपसे कहता हूँ ना, एग्ज़ाम से पहले ही आप अगर हार मान लोगे तो आपकी हार निश्चित है। डरना नहीं है, वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। और आपने पढ़ा है यार, और पढ़ के अगर गए हो तो पक्का होगा आपका। बस अगर आप पहले ही उसमें डाउन फील करते हुए गए तो दिक्कत है, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। 2 दिन का महोत्सव भी वेस्ट बंगाल में हुआ और यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बाउल। ठीक, अच्छा बाउल क्या होता है ये बताइए। बाउल गान और आपका अलकुप, लेतो, झुमरिया, रंग रनपा फोक डांस, समझ रहे हो, ये फोक डांसेस पे पूछ सकता है। आप लोग के लिए आज होमवर्क यह है कि अलग अलग स्टेट के जो फोक डांसेस हैं, लोक नृत्य, उनको जो है आप लोग को बताना है, ठीक। और ये वाली चीज़ है। अच्छा, इंटेंजिबल हेरिटेज जो होता है ना भारत में, अच्छा भारत में इंटेंजिबल हेरिटेज जो है यूनेस्को द्वारा जो दिया जाता है, उसके अंतर्गत जैसे जो भी चीज़ें आती हैं, संकीर्तन हो गया, ठीक, आपका जो है ये आपका जो मतलब बुद्धिज़्म में जो वहाँ पे चैंटिंग करते हैं वो हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें जो भी इसमें दे रखी हैं इंटेंजिबल हेरिटेज में, उनके ऊपर आपको नोट बनाना। आर्ट एंड कल्चर के 2 होमवर्क हो गए आपके। एक तो स्टेट वाइज आपको फोक जो है डांसेस के बारे में बताना है, और दूसरा इंटेंजिबल हेरिटेज जो है इंडिया में, उससे रिलेटेड आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, कल्चर में क्या है, आप लोग से रैंडमली कुछ भी नहीं पूछता है, बस ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यही बस स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क तो सब करेंगे, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करेगा वो निकाल ले जाएगा, ठीक। क्योंकि टाइम कम होता है तो फिर हार्ड वर्क का काम नहीं हो सकता, फिर आपको स्मार्ट वर्क ही काम करेगा। और यहाँ पे जो है सुरजीत, इन्होंने ये किया, वॉलिन ब्रदर है, ये सब काम की चीज़ नहीं है। आपकी ये ममता शंकर आई, इन्होंने बैले डांस किया बहुत खतरनाक, और ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये परफॉर्मेंस जो था, कई सारे जो है स्टॉल, एम्ब्रॉयडरी, जूट क्राफ्ट और ये सब चीज़ों ने ये हुआ। महोत्सव के बारे में समझ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है कराता है 2015 से। इसमें 7 जोनल कल्चर जो हैं, ठीक है, 7 जोनल कल्चर जो है ये कल्चर सेंटर है, वहाँ से आते हैं। और इसका रोल क्या है कि जो वाइब्रेंट कल्चर है भारत का, उसको जो है पब्लिक तक ले जाया जाए
और इसको सिर्फ सीमित जो है गैलरी और ऑडिटोरियम तक ही ना रहे इसके लिए है। और इसमें जो है यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन, संस्कृति को प्रदर्शित करने में भारत में मतलब मददगार करता है ये। और एक भारत श्रेष्ठ भारत से के पोषित लक्ष्य को सुदृढ़ बनाता है, यानी कि आपका सपोर्ट करता है, ठीक। और उसको जो है चेरिश जो रीइंफोर्स करता है गोल ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसमें इफेक्टिव, ये काफ़ी प्रभावशाली प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट और आर्ट को जो है बढ़ावा देने के लिए और उनकी आजीविका को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो मैंने पहले बताया, ये 31 अक्टूबर 2015 से चालू है, मोदी जी ने चालू किया था 140वें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एनिवर्सरी में, यानी कि 31 अक्टूबर इनकी क्या है, बर्थ डेट है, ठीक। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये इनोवेटिव मेजर है कि भारत, हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी प्रैक्टिस है डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, उनको हम बढ़ाएं, उनकी बारे में हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाएं, बॉन्डिंग को बढ़ाएं अलग अलग स्टेट में जाके, और ताकि यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है भारत की वो बढ़ सके, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है आईआर से संबंधित है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। इसमें देखिए स्विट्जरलैंड की तटस्थता की नीति, यानी कि पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। अब ये न्यूट्रलिटी का क्या मतलब पहले बता देता हूँ। एक पीछे आया था नेट न्यूट्रलिटी, ठीक, वो चीज़ अलग है। नेट न्यूट्रलिटी ये होता था कि आपको जो है, आप इंटरनेट आपने लिया, अब उसके बाद इंटरनेट के जैसे जो सिस्टम है उसमें आपको जो है डेटा मिलता है 5 GB 100 GB जो भी मिल रहा है। अब उस पर जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर है वो ये नहीं कर सकता है कि हम ये फला फला जो है नेटफ्लिक्स देंगे लेकिन जो है फेसबुक नहीं देंगे। ये सब जो है अब उसको वॉइस में हम व्हाट्सएप नहीं चलाने देंगे, ठीक, क्योंकि हमारे तुम आईएसडी कॉल नहीं करते हो, वॉइस व्हाट्सएप से कॉल कर लेते हो, तो हमें पैसे नहीं मिलता है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। इंटरनेट आया, इंटरनेट एक डेटा पैकेट के हिसाब से आया, उसमें नवाचार किया गया, इनोवेशन किया गया, और साथ ही उसकी वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से हम उसको डिफरेंट डिफरेंट उसमें यूजेस में ला पाए, जो कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक। तो आप नेट को न्यूट्रल रहने दो, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। आप ये नहीं बता सकते कि हम फला चीज़ देंगे, फला चीज़ नहीं देंगे, ठीक। तो ये वैल्यू एडिशन था नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित। यहाँ पे जो न्यूट्रलिटी है वो बता देता हूँ कि जब वॉर हो जाए या फिर कोई भी मिलिट्री ब्लॉक बन जाए, जैसे कि शीत युद्ध के टाइम पे था, कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब जो है दो जो है आपके मिलिट्री ब्लॉक थे, कौन कौन से, एक था नाटो जो यूएसए इसको लीड कर रहा था, और दूसरा कौन सा था, यूएसएसआर जिसको लीड कर रहा था वॉर्सो पैक्ट के अंतर्गत, ठीक। तो ये कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी, और ये थे कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अब ये मिलिट्री, अब इंडिया ने भी इसी से मिलता जुलता क्या अपनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम भी किसी से नहीं जुड़े, हम भी न्यूट्रल हैं एक तरीके से। वैसे ही स्विट्जरलैंड ने भी न्यूट्रलिटी को पहले भी कर रखा था, अभी फिर से कर लिया है कि जब वॉर हो तो किसी भी ब्लॉक को ना जो है की तरफ जाना नहीं, किसी जुड़ने की बात नहीं, बस ये सिंपल से यहाँ पे बताया गया है। पहले देखिए, अभी संदर्भ समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी थी इनकी, ठीक, आपकी जो स्विट्जरलैंड की तटस्थता संबंधित पारंपरिक विदेश नीति जो है फिर से आकर्षक हो गई है कि किसी भी वॉर हो, किसी की को सपोर्ट या फेवर मत करो, अपना जो है न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखो, ये जरूरी है, ठीक। और ये पॉलिटिकल रियलिटी है, राजनीति की जो है ये वास्तविकता है, ठीक, राजनीतिक वास्तविकता है। और ये अभी जो उनके एम्बेसडर उन्होंने बताया। अच्छा देखो, स्विस में क्या था, वैसे जो है ये सिंपल सी चीज़ है, हो सकता है कि पूछ ले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इंडिया से मिलता जुलता है किससे, नैम से, नॉन अलाइंड मूवमेंट से, ठीक। तो जो स्विस की न्यूट्रलिटी थी वो 1515 से है, लेकिन जो स्विस की कॉन्फेडरेंसी थी उन्होंने क्या है कि फ्रेंच से जो है जब उनकी बैटल हुई, बैटल ऑफ मारिग्नानो से, तो उस समय जो है ये हार गए और उसके बाद उन्होंने न्यूट्रलिटी अपना ली, ठीक है। तो ये काफ़ी पुराना है। अब जब डिफीट हो गया तो उन्होंने क्या कहा अपना, हमने कहा कि इन्होंने जो फैलाववाद जो वाली जो राजनीति है, विस्तारवादी जो नीतियाँ हैं, उनको हम छोड़ देंगे और हम जो है फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। अब हम सेल्फ प्रिजर्वेशन में चले गए हैं। हारने के बाद देखो दिमाग ठिकाने आ गए इनके। और उसके बाद जो है फिर ये चीज़ चलती रही। इट वॉज अ नेपोलियनिक, जो नेपोलियन थे आपके, उन्होंने जो है आपका ये ट्रूली सील्ड द स्विट्जरलैंड प्लेस ऑन ए न्यूट्रल नेशन। नेपोलियन के टाइम पे जब वॉर हुए तब स्विट्जरलैंड ने अपना न्यूट्रल नेशन की तरफ किया। कोई वॉर जब हो रहा था तो नेपोलियन क्या चाहता था, यूरोपियन यूनियन में जो फ्रेंच की जो चीज़ें थीं उनको अपना जो नेपोलियन कोड था उसको जो है वो चाहता था कि यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन देशों में, सॉरी,
फैलाव किया जाए वो वाली चीज़। लेकिन फिर उस समय स्विट्जरलैंड ने जो है इसका कोई साथ नहीं दिया, न्यूट्रल बना रहा। तो उस समय काफ़ी जो है इसकी तारीफ मतलब ये हुई कि उस समय भी इन्होंने दिखाया कि न्यूट्रल बने रहो, चाहे कोई भी आए, कितना भी बड़ा है। और स्विट्जरलैंड वॉज, इसको जो है फ्रांस ने इन्वेड कर दिया, इसमें घुस गए 1798 में। और उसको अपना सेटेलाइट भी बना लिया था नेपोलियन बोनापार्ट के एम्पायर में। और इसकी वजह से जो है इनकी न्यूट्रलिटी, अब क्योंकि ये इसका ही हिस्सा बन गया नेपोलियन बोनापार्ट के एम्पायर का, तो फिर जो है जब किसी का बन गया तो इसके अनुसार चलना पड़ेगा, तब इनकी न्यूट्रलिटी थोड़ी सी जो है बिगड़ गई थी। लेकिन फिर ड्यूरिंग जब ये 1815 वाला कांग्रेस ऑफ वियना हुआ, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है थोड़ा, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक। आपका मेन से संबंधित भी है ना अपना करंट अफेयर, इसलिए 1815 के कांग्रेस ऑफ वियना जो हुआ, इसमें जो है डिक्लेरेशन हुआ जिसमें कहा गया कि स्विट्जरलैंड ने बोला कि भैया हम तो अब परपेचुअली मतलब हमेशा के लिए न्यूट्रल हो रहने वाले हैं, ठीक, इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और स्विट्जरलैंड ने मेंटेन भी करा अपनी इम्पार्शियल स्टांस जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ। और इसने अपनी जो है आर्मी और बनाई, ठीक है, बनाई अपनी आर्मी। लेकिन इसने किस और आर्मी बनाई किससे, रिफ्यूजी को लाके, लेकिन किसी से भी मतलब मिलिट्रीली जुड़े नहीं, ठीक। और 1920 में क्या हुआ, न्यूली फॉर्म्ड लीग ऑफ नेशन बनाया, जो आज के टाइम पे हम उसे क्या किस रूप से जानते हैं, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संगठन के नाम से जानते हैं, ठीक। वो पहले क्या नाम था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है ये 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। तो इसने जब देखा है स्विस की न्यूट्रलिटी को समझा, तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर भी जिनेवा में बनाया, ठीक। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्विट्जरलैंड जो है काफ़ी एक्टिव रोल में आ गया इंटरनेशनल अफेयर में। और ये काफ़ी मानवतावादी वाले जो है काम करने लगा। और अपना जो है न्यूट्रल तब भी बना रहा, किसी भी मिलिट्री के साथ में किसी से नहीं जुड़ा, ठीक। और इसने कभी भी ज्वाइन नहीं किया, ना नाटो को ज्वाइन किया, ना यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, ना यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। कब तक, 2002 तक, 2002 में इसने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया, ठीक। यूनाइटेड नेशन का पहले क्या नाम था, लीग ऑफ नेशंस, काफ़ी जो है वर्ल्ड वॉर वन के बाद बना था। और उसको बताया गया था कि वर्ल्ड वॉर टू मतलब, क्योंकि ये फेलियर भी कहा जाता है लीग ऑफ नेशंस का, कि जो है पीस और उसके लिए कहा गया था, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, तभी वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, ठीक। सम अदर न्यूट्रल कंट्रीज कौन कौन से हैं, एक तो आपका जो है आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, कोस्टा रिका है। इंडिया के और इनके जो है राजनयिक वाले एंगेजमेंट जो है आपके 1948 से ही हैं। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, संधि जो है दोस्ती की, दोनों ही कंट्री जो है डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म को जो है वो करते हैं, लोकतंत्र और बहुलवाद को जो है में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र तो आप सबको पता है, प्लूरलिज्म क्या होता है बताइए, प्लूरलिज्म, ठीक। बहुलवाद क्या होता है, और ये सेकुलरिज्म से कितना अलग है, कोई बता पाएगा? थोड़ा सा मेंस का काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है ये, कि प्लूरलिज्म क्या है और सेकुलरिज्म क्या है, और दोनों को अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो भारत ने अपने संविधान में प्लूरलिज्म क्यों नहीं रखा, सेकुलरिज्म नाम क्यों रखा, ठीक है। जैसे सेकुलरिज्म में आप लोग को ये भी मालूम होगा जरूर, जो अपने हमारे हिंदी भाषी भाई हैं, भाई बहन हैं। अब देखिए इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्षता नहीं होता है संविधान के, अगर जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप हिंदी में देखोगे तो इसको धर्मनिरपेक्षता नहीं बोलते हैं, पंथ निरपेक्षता बोलते हैं, ठीक है, पंथ बोलते हैं। तो ये पंथ क्यों बोला गया, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टिपिकल हैं, यूपीएससी जो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो आप लोग को ये बताना कि बहुलवाद क्यों जो है, बहुलवाद और जो आपकी पंथ निरपेक्षता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इंडिया परिप्रेक्ष्य में हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता ही क्यों यूज़ किया गया, बहुलवाद क्यों नहीं यूज़ किया गया? बता पाएगा क्या कोई? आंसर लिख के बताइए, मैं इसको जो है चेक करूंगा, इवेल्युएट करूंगा। इंडिया सपोर्ट जो है वही नॉन अलाउंड मूवमेंट में जो है स्विट्जरलैंड ने भी इसको सपोर्ट किया था, और न्यूट्रलिटी और काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप रहे। एक्स्ट्रा फैक्ट जो है इसमें यह है कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी भी मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 दिसंबर को। और जो ये न्यूट्रलिटी है इसका मीनिंग यहाँ पे दे रखा है कि लीगल स्टेटस है कि हम किसी भी स्टेट से और कोई भी वॉर में कोई भाग नहीं लेंगे, सिंपल सी बात ये है, ठीक। ये डायग्राम है यहाँ पे आपका, फ्रांस से और जो है स्विट्जरलैंड के बीच में लेक जिनेवा ये पड़ती है, ठीक। राइन रिवर इसमें जाती है आपकी, बर्न इसकी कैपिटल है। और स्विट्जरलैंड में जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं ना, राज्य होते हैं, इनके यहाँ क्या होता है, कैंटन होते हैं, ठीक। और इनके यहाँ जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल होता है, रेफरेंडम और ये वाली चीज़ें, कि इनकी जनता खुद भी जो है इनिशिएटिव भी होता है, सॉरी, इनिशिएटिव भी एक होता है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल, ठीक, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक टूल, ठीक, कि आप इनिशिएटिव जनता खुद से ले सकती है कि कोई लॉ बनाने के लिए, ठीक है। और उसको जो है फिर वहाँ के लोग करेंगे। बेसल है, ज़्यादातर लोग को शायद ये पता होगा कि बेसल शायद इसकी वो है, लेकिन बर्न है इसकी कैपिटल, ठीक है। तो ये छोटा सा मैपिंग की एक्सरसाइज थी आप लोग के लिए। अच्छा, अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका
TEQUIP से रिलेटेड, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब देखो, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम। तकनीकी शिक्षा क्या हो गई, इंजीनियरिंग और ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें गुणवत्ता बढ़ानी है, सुधार लाना है, कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो है वर्ल्ड बैंक के सहायता से चल रहा था। अब इसको जो है ये मतलब अभी वैसे प्रपोज्ड है, प्रस्ताव है, आगे देखते हैं। अब इस कार्यक्रम को हटाकर मेरिट प्रोजेक्ट नाम से, लेकिन अभी ये कंसेप्चुअल फेज पे है। अभी ये मतलब इसके फाइनलाइज अभी हुआ नहीं है। ठीक, तो इसको ख़त्म करना है। ये काफ़ी 10-11 साल से चल रहा था। अब इसको देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये अगर हो गया, अब नीति आयोग ने ऐसे बोला है कि जो है इसको हटाया जाए कुछ और, तो फिर काफ़ी लोग की जो है जॉब्स जो है वो काफ़ी खतरे में आ जाएंगी। अच्छा, ये 2002 में चालू हुआ और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही चालू किया था, MHRD से बोलते थे। और जो है आपका टेक्निकल एजुकेशन, इसमें यही कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम था, 10-12 साल का, 2-3 फेजेस में होना था। टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम संबंधित था वर्ल्ड बैंक की सहायता के साथ में। और इसका तीसरा फेज़ अभी चल रहा था, जो कि मार्च 2021 में ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जो आपके इंजीनियरिंग वाले संस्थान हैं वो उत्कृष्टता कि अपने स्वयं के निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त कर सके, यानी कि खुद के मतलब एक्सेलेंस के जो टारगेट है वो अचीव कर ले। ठीक, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन उनको ऐसा वातावरण देना है, और साथ ही साथ वो अपनी स्वायत्तता को बनाए रखते हुए, अपनी जवाबदेही को बनाए रखते हुए उस चीज़ को जो है सस्टेन भी करें, ठीक, स्थायी रूप से भी बनाएं और डेवलपमेंट भी कर सकें। मतलब एक तरीके से यह है कि इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, वो अपना जो है अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह करें काम, और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और ये सब कुछ भी उनका बना रहे। ऑटोनॉमी बना रहे हैं कि अपना ऑटोनॉमी क्या है भैया, किस तरीके का जो है कोर्सेज और फीस और ये सब कुछ जो है अच्छे से अपना उनको खुद से अधिकार और डिसीजन लेने के लिए। इंस्टीट्यूशंस को जो है और ज़्यादा मजबूत बनाना है ताकि हाई क्वालिटी इंजीनियर बन सकें और उनकी जो है रोज़गार जो है पाने की क्षमता भी ज़्यादा हो। पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो एजुकेशन है और डिमांड ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये नहीं होना चाहिए कि सप्लाई बेस्ड। ठीक, डिमांड ड्रिवन R&D का जो है एग्जाम्पल बहुत अच्छा कौन सा हो सकता है अभी कालांतर में, कोविड की वैक्सीन क्या है, डिमांड थी भैया कि इसको ख़त्म करो कोविड को, तो उसके लिए इसकी वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया। तो इसीलिए क्या है कि अब इसकी डिमांड थी, तो ये वाले जो आपने इनोवेशन किया ये ज़्यादा चलेगा। अगर आप खुद से पहले, कोविड के आने से पहले अगर वैक्सीन सबसे कहते, कोविड मान लीजिए 2019 में कोई आपसे कहता है कि कोविड की वैक्सीन लगाओगे, तो आप क्या कहते हैं, अबे पागल हो क्या, भागे। तो ये वाली चीज़ है। तो वो मतलब डिमांड ड्रिवन होनी चाहिए, सप्लाई ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद ये है कि एस्टेब्लिश करो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को, मतलब जो है जिसमें कि रिसर्च, अनुसंधान, ट्रेनिंग, फैकल्टी की भी जो है प्रभावशाली टीचिंग की भी जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रभावी शिक्षण के लिए संकाय का प्रशिक्षण, और आपका इंस्टीट्यूशनल सिस्टम मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, जो संस्थागत और जो प्रणाली प्रबंधन प्रभावशीलता का संवर्धन होना चाहिए। मतलब कि जो भी काम हो इंस्टीट्यूशन से हो। जैसे मान लीजिए ये कहा जाता ना, जैसे कॉलेज में आप होगे कि आप लोगों को फेस्ट मान लीजिए ऑर्गेनाइज करना, बहुत मज़ा आता है ये सब ऑर्गेनाइज करने में, आप लोगों ने ज़रूर किया होगा मुझे लगता है। तो आप लोग कहा कि एक काम करते हैं, कमेटी बना देते हैं जिसमें जो है 4 लोग रहेंगे, और वो फिर जो है अलग अलग ये टीम, उन लोग को काम दे दिया जाएगा, कोई स्पोर्ट्स कराएगा, कोई जो है वो फैशन शो कराएगा, कोई कुछ कराएगा। ठीक है, ये वाली बात है। ठीक, मेरिट प्रोजेक्ट अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे है, और ये अभी ऑब्जेक्टिव ही है इसका कि इसको इम्प्रूव करेंगे। सेम ऑब्जेक्टिव होगा, टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 वाला, उसमें कुछ संशोधन कर दो। अब ये नीति आयोग ने कहा है संशोधन कराने के लिए, और इस पर इन्होंने डिस्कशन पेपर भी निकाल दिया है। ठीक, चर्चा पत्र। और इसमें क्या है कि आपका रिवीजन करने की बात कही गई। इसमें देखिए जो अब क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, इसमें ये आपका वैधानिक अधिकार है लोगों का, कौन से जिनका जो भी एलिजिबल है इस हाउस होल्ड के लिए, ये स्टेट चुन के बताता है, आइडेंटिफाई करता है कि आपको चावल 3 रुपये किलो, आपका गेहूँ 2 रुपये किलो, और कोर्स गेहूँ जो मोटे अनाज हैं वो 1 रुपये किलो मिलेगा। किसके अंतर्गत, आपका जो है ये लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के तहत, यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो आपने सुना होगा ना, राशन की शॉप होती हैं और ये सारी चीज़ें, ये इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक, और जो है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल इशू प्राइस कहते हैं। अब जो राशन की दुकानें होती हैं
उसमें ये सरकार, जो केंद्र सरकार ही तो इसको तय कर रही है इस रेट को, कि 3 रुपए में चावल मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो सेंट्रल इशू प्राइस क्या है, जो भी फेयर शॉप्स होती हैं, जो राशन शॉप्स होती हैं, उस पे जो भी ये चीज़ें दी जा रही हैं, इशू किया है, तो उसका जो प्राइस है उसको इशू प्राइस बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया? एक एक चीज़ को वर्ड तोड़ के समझो, समझ में आ जाएगा। और रिवीजन अब यहाँ पे ये है कि सीआईपी का रिवीजन करना भी एक इशू है जिस पे डिस्कशन हुआ है। ठीक, जो इस वाले एक्ट में जो भी संशोधन करना चाहता है। दूसरी जो चीज़ें हैं जिन पे जो अपडेट करने की बात कही गई है कि पॉपुलेशन का कवरेज अभी क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 75 और शहरी क्षेत्रों में 50% है। तो ये अगर आप इसको जोड़ लो तो 67% होता था, अब 67% होता था, लेकिन पॉपुलेशन भी तो हमारी बढ़ रही है। तो 2020 के अनुसार जो है कितना, अब इन्होंने यहाँ प्रपोज क्या किया है कि हम इसको 60-40 कर दें, रूरल को 60 और अर्बन को 40 कर दें। ठीक, और उसके अनुसार जो है कुछ 70-75 के आसपास जो है जनता जो है पॉपुलेशन जो है करोड़ पॉपुलेशन कवर हो पाएगी। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। बट वही वाली बात है कि ये होगा कि नहीं होगा। एक तो पॉपुलेशन कवरेज की बात कर रहा है, दूसरा कि कौन आइडेंटिफाई करेगा या किस क्राइटेरिया पे करेगा। ठीक है, जनसंख्या कवरेज के अलावा लाभार्थी पहचान मानदंड, मतलब क्राइटेरिया क्या होगा कि पहचान किस तरह की किया जाए। बैकग्राउंड नहीं है, शेड्यूल 1 जो आपका एक्ट है उसमें ये सब्सिडाइज प्राइस दिए गए थे। उनका कहा गया था कि भैया जब से चालू होगा उसके 3 साल के बाद जो है उसकी समीक्षा की जाएगी और फिर देखा जाएगा किस तरीके से कितने करना। अब ये जुलाई 5 2013 को चालू हुआ था ये वाला एक्ट। अब ये जुलाई 5 2016 खत्म हो गया था, तब से इस पर कोई संशोधन कुछ हुआ नहीं है। नीति आयोग का यही कहना है 75-50 के जगह 60-40 कर दो, और इस ये फिर 71.62 करोड़ हो जाएगा। पॉपुलेशन जो प्रोजेक्टेड है, अनुमानित जो जनसंख्या है उसके अनुसार जो 2020 में 71.62 करोड़ हो जाएगा। और इसके ये यहाँ पे देखिए जो इसके क्या निहितार्थ होंगे संशोधन के बाद सेंटर और स्टेट के बीच में। नेशनल कवरेज रेशियो जो है वो नीचे चला गया अगर, तो इनको जो है एक सेंटर ये कह रहा है कि मेरे पास 47,000 करोड़ रुपए जो है वो बच जाएंगे अगर हम इतना ही रखते हैं। तो हमारा जो कवरेज होगा वो करीबन 81.35 करोड़ से लेके 89.52 करोड़ होगा। और इसकी वजह से हमारी सब्सिडी भी जो है वो 14,800 करोड़ रुपए ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक, फूड सब्सिडी या फिर सब्सिडी क्या होता है। ठीक, आपका जो फाइनल जो भी है जो कंज्यूमर है उस तक मान लीजिए कोई चीज़ पहुंच रही है 10 रुपए की, अब लेकिन इसकी क्षमता है कम, और सरकार हमारी जो है वो किस पे काम करती है, वेलफेयर स्टेट, जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक होते हैं यानी डीपीएसपी में किस वाले आर्टिकल में दे रखा है बताओ, 37 में दे रखा है कि 38 में। ठीक, और गवर्नेंस भी बता दो, चलो गवर्नेंस की किस में बात करी गई इन दोनों आर्टिकल में, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। ठीक, तो जो आपका ये जो फाइनल कंज्यूमर है इसके पास में मान लीजिए 10 रुपए का है, और हमारा वेलफेयर जो स्टेट का काम कल्याणकारी जो है राज्य का काम करता है सरकार, तो वो क्या कहेगा अगर उसकी मान लीजिए इसको कम करके इस प्राइस को उन्होंने क्या किया 3 रुपये बना दिया, तो जो 7 रुपये बचे इसकी मार्केट वैल्यू तो 10 रुपये है, लेकिन 3 रुपये में दे रहे हैं गरीबों को, तो जो 7 रुपये ये सब्सिडी है। ठीक, ये वाली चीज़ हो गई। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट यही है कि अगर जो सब सेक्शन है इनके 2 और सेक्शन 3 जो एनएफएसए के, वो इनको चेंजेस करने पड़ेंगे और इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जो भी ये चीज़ प्रपोज कर रहे हैं पॉपुलेशन कवरेज और इशू प्राइस, और जो है आपका पॉपुलेशन कवरेज इशू प्राइस, और जो आपका किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा जो बेनिफिशियरी हैं लाभार्थी हैं उनको। ठीक, 2013 में आया था और 10 सितंबर 2013 से जो है ये नोटिफिकेशन इसका आ गया था। कब से चालू हुआ था अभी ऊपर मैंने बताया था, पीछे आके मत देखना, ये थोड़ा सा यहाँ पे गैस करके बताओ, कमेंट करो आंसर। ठीक, ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो देखो इसमें समझने वाली चीज़ है कि जो मानव जीवन चक्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमें जो है फूड देना है, पहले तो उसको पहुंचाना है, एक्सेस होना चाहिए, फिर वो एडिक्वेट भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है भूख लगी 5 किलो आप दे रहे हो 2 किलो। ठीक, पहले तो उसको पहुंचाओ, फूड होना भी जरूरी है, उगाना जरूरी है, पैसा नहीं खा सकता इंसान। ठीक, उसके बाद फिर आप दो तो आप एडुकेट दो। ठीक, तो ये क्वांटिटी हो गई, और क्वांटिटी के साथ साथ गुणवत्ता भी दो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है बिल्कुल सड़ा गला दिए दे रहे हो, और वो भी उसके बाद क्या है अफोर्डेबल भी दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास जेब में ना हो, तभी तो सब्सिडी देनी पड़ रही है। और ताकि टू पीपल टू लिव अ लाइफ, अपनी गरिमा के साथ में जो है जीवन यापन कर सके। समझ में आ गई बात। तो कौन कौन सी चीज़ हो गई इसको आप एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एडिक्वेट, ठीक, इन सब चीज़ें ट्रिपल ए से जो है आप लोग याद कर सकते हो। इसका जो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है 1997 में आया। इसका फोकस है पुअर पे, जो है पुअर लोगों को जो है अच्छे से
अनाज वनाज देने का। अब क्या चल रहा है आजकल, वन नेशन वन राशन कार्ड, है ना। तो वो वाली चीज़ है। हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन को बीपीएल और एपीएल कहते हैं, जो अबव होते हैं। और इसी के साथ ही में हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट सेक्शन में, कॉमन का आईएएस पीसीएस में। इसमें हम लोग ये समझते हैं कि पढ़ने के बाद किस तरीके से एग्जाम में हमें क्वेश्चन करने चाहिए। यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड से संबंधित कुछ न्यूज़ आई है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया गया। देखिए काफ़ी ये वाले क्वेश्चन वैसे स्टेट पीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी यूपीएससी का दिमाग घूम गया तो यहाँ पे ये है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है पुरस्कार जो है फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पहले स्टेटमेंट सही लग रहा है, गलत क्या पूछा गया, सही पूछा गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की स्थापना 1965 में की गई थी, सही है कि गलत है बताइए। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का यह 78वां, रोज आंसर आप लोग को दिख जाता है, आज भी दिखा गया, 78वां यानी 78 संस्करण था। तो देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो ये नहीं हो सकता, सी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 1944 में चालू हुआ था। अमेरिकन फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म और अमेरिकन टेलीविज़न को ये दिया जाता है, हर साल जो है ये प्रेजेंट किया जाता है आपका हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन से। इस बार की जो बेस्ट फिल्म है नोमैडलैंड है, बेस्ट डायरेक्टर जो है कोले जाऊ है, ठीक। नोमैड, इसको छोले नहीं बोलेंगे, कोले जाऊ बोलेंगे, ठीक। और हाउ बोलेंगे, बल्कि कोले हाउ ऑफ फॉर नोमैड लैंड। देखना, अच्छी पिक्चर है, और मैंने नहीं देखी, ऐसे ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि अच्छी होगी तभी तो अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है ड्रामा आंध्रा डे है, मैंने इनको भी नहीं देखा है। और बेस्ट एक्टर जो है वो कौन है, चैडविक बोसमैन, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी अभी, ये ब्लैक पैंथर में थे, ठीक है, और बहुत ही अच्छे एक्टर थे। और उसके बाद बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा जो है द क्राउन को दिया गया, ये भी नहीं देखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 संबंधित कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए ये 3 दिन का इवेंट था, मार्च 1 से 3 मार्च तक चला गया, ठीक। सिंपल सा स्टेटमेंट है, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओगे इसे। इसकी जो थीम थी वो यह थी कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ अलोंग विद द टैगलाइन बायो साइंस इन बायो इकोनॉमी। एक तरीके से बायो टेक्नोलॉजी इन सबसे रिलेटेड था। अब ये कह रहे हैं कि बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी, ठीक। ये इसकी थीम थी, याद रखना, पूछ सकता है स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम में, जरूर पूछ सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इसका दूसरा संस्करण जो है अभी उद्घाटन किया। तो देखिए मोदी जी ने नहीं किया, हर्षवर्धन जी ने किया है, और हर्षवर्धन जी से ही जो है आप, अच्छा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, वहीं पूछा गया, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन अभी पूछता हूँ हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी ने किया था इसका ग्लोबल बायो इंडिया 2021, और ये इवेंट जो है इसका यही है, उद्देश्य है कि आप इंडिया को एक रिकॉग्निशन दिया जाए, दुनिया में मान्यता दी जाए कि इनोवेशन हब है और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरे दुनिया में। अच्छा, हर्षवर्धन जब जी जो है बहुत आते रहते हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन ये है कि हर्षवर्धन जो थे आपके जो आफ्टर गुप्ता एम्पायर, ठीक, गुप्ता साम्राज्य के बाद में, वो कहाँ पे उनकी जो है कैपिटल थी, और उनके टाइम पे कौन सा वो प्रसिद्ध जो है चाइनीज ट्रेवलर आया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे मालूम है आप लोग धड़ल्ले से आंसर दोगे और जरूर लाइक करोगे। अगर आप लोग को पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो है कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जो कमेंट करता है वो अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज करता है, जो कि मदद करती है आपको अपने सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए। और अगर आप लोग को हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना है तो यूपीएससी का जो है 12 मार्च और ईपीएफओ 2020 का जो है 9 मार्च से जो है कंप्लीट पेड ग्रुप नया चालू होने वाला है। आप लोग ज्वाइन करना हो तो 8564880530 और 8969606608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो आप फिर मिलेंगे कल सुबह आप लोग के साथ एक बार फिर 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।